आज तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप हमसे जुड़े। आप ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, जैसे कि आपको ये मालूम है कि ऑनलाइन हम ये सब कुछ कर रहे हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आप अपने फ्रेंड या जो फैमिली मेंबर या कहीं पे भी कोई रिलेटिव्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पहुंचाएं, ताकि ये जो बेनिफिट है आपके अलावा सभी को मिल पाए। ठीक है, अभी हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वहीं पे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है आप जानते हैं, अब ये बायोलॉजी जो है उसमें बेसिक्स क्या है, तो उसके बारे में आज हमारा एजेंडा है, आज उसके बारे में पूछेंगे। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आप लोग को मेरा नाम मालूम होना चाहिए। तो माय नेम इज विवेक मेश्राम एंड मैं आपको बायोलॉजी टीच करूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर फैमिलियर हों ऑलरेडी मुझसे। तो अब जो आपने बायोलॉजी चूज किया है, तो यहाँ पर आप बनना क्या चाहते हैं? तो कल ओरिएंटेशन में आकाश सर ने आपको बताया था ना कि क्या सिग्निफिकेंस है एक डॉक्टर और इंजीनियर के, जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं। ये सब किसने बिल्ड किया है? इंजीनियर्स ने। सिमिलरली अभी जो कोरोना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप जानते हैं अभी किसकी वैल्यू ज्यादा है? डॉक्टर्स की। तो हमारे अंदर भी होता है कि हम जो है दूसरों की हेल्प करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर बने। तो ये डॉक्टर वर्ड बहुत ही एक डिवाइन टर्म होता है। डिवाइन का मतलब एक बहुत ही बहुमूल्य और एक बेशकीमती चीज है। जैसे टीचर एक बहुत अच्छी चीज होती है, वैसे ही अगर प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो डॉक्टर होता है। क्योंकि जैसे आप भी सोचते हैं कि अच्छा आप लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि एक बर्थ के साथ बाद में आपको बोला गया होगा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो आपके निकला होगा मुंह से कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर, तो आपने कहा डॉक्टर, सिंपली आपने डॉक्टर कह दिया। लेकिन क्या आपने एग्जैक्टली सोचा कि व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर? है ना? तो जो मुझसे बात करना चाहता है अपना हाथ दिखाया, तो मैं फिर अलाउ करूंगा, तो आप अनम्यूट करेंगे और मुझसे वन बाय वन बोलेंगे। ओके? तो क्वेश्चन क्या है मेरा? आपने कहा, आपने डिसाइड कर चुके हैं कि यू वांट टू बी अ डॉक्टर, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर? बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, है ना? दिस इज यू कैन से वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। हाँ, वेरी गुड। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ पूर्णिमा। यस, पूर्णिमा आंसर करें, व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर? बेसिकली आई डोंट वांट टू बी डॉक्टर, लेकिन अगर मैं मुझे बनना होता तो मैं बोलती कि जितने लोग हैं हमारे इंडिया में और इन नेशन, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, जैसे मैंने सुन पाया, आपने पहला जो सेंटेंस बोला कि आई डोंट वांट टू बी डॉक्टर, डॉक्टर, या तो फिर आपने नीट क्यों ऑप्ट किया? मतलब ये जो कोचिंग क्लासेस है नीट, आप डॉक्टर्स की जो कोचिंग करना चाहते हैं, क्यों? क्या फैमिली में कोई फोर्स कर रहा है? हाँ, मैंने जेई के लिए किया था। अच्छा, जेई के लिए आपने किया था। उसमें अच्छा अच्छा, उसमें तो जेई के लिए बायोलॉजी आप करना सब्जेक्ट चाहते हैं, था। लेकिन अभी बायोलॉजी क्लास है तो आप यहाँ पर हैं। Yes, ओके। लेकिन जैसे अगर किसी दूसरे से कोई दूसरा और जो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं उससे भी एक आंसर जानना चाहूंगा ना। कोई दूसरा हाथ दिखाए मुझे। हैंड वाला एक रहता है ऑप्शन, है ना? चलो, ऐसे मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो कैमरा अगर ऑन है, बट यहाँ पर जैसे चैटिंग करते हैं वैसे सिमिलरली एक रेज हैंड करने का भी ऑप्शन रहता है। अच्छा, क्या यहाँ बरखा है? कैन यू लिसन मी? yes. हाँ, तो मुझे बताएं कि व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर। आपका आंसर क्या है? ये मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना। ड्रीम है? तो ड्रीम हाँ, तो कुछ भी होंगे, बट एग्जैक्टली ड्रीम है तो ड्रीम के पीछे कुछ तो बेस होगा ना, कि डॉक्टर और ड्रीम में क्या रिलेशन है। जनरली ड्रीम तो अलग रहते हैं ना, कि वर्ल्ड सबसे रिचेस्ट पर्सन मैं हूं, या फिर ड्रीम तो कुछ भी हो सकता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो। लेकिन डॉक्टर बनने का ड्रीम क्या है? डॉक्टर क्यों ऐसा पैशनेटिंग एक प्रोफेशन लगता है आपको? तो सबसे अच्छा प्रोफेशन लगता है मेरे को। क्यों? टीचर भी तो अच्छे होते हैं, अच्छा प्रोफेशन है, हम तो सेटिस्फाइड हैं, आई एम प्राउड दैट आई एम अ टीचर, है ना? हो सकता है कि जैसे अगर देखा जाए तो क्या वर्ल्ड में अगर नंबर वन पोजीशन देखा जाए, अगर पैसों के हिसाब से, मनी के हिसाब से, प्रेस्टीज के हिसाब से, तो क्या डॉक्टर जो है कोई ऐसा फेमस जो नंबर वन पे है, द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, इज इट अ डॉक्टर? नो नो नो। तो क्या रिलेशन है? मतलब मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि डॉक्टर जो होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है,
वो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बड़े बड़े नर्सिंग होम रहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए, आप पहले ड्रीम बनाते हैं कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, आप हेल्प करते हैं और साथ में अच्छी खासी फीस लेते हैं। फीस लेने के साथ जब अगर आप एक बड़े सर्जन हैं, सर्जरी कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने फैमिली वालों को भी टाइम देना होगा कि नहीं? कि अगर आपका एक डिस्पेंसरी का टाइम होगा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, इवनिंग को जब अपने घर में आएंगे और तभी हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आएगा कि डॉक्टर मैम एक इमरजेंसी पेशेंट आया है और उसके पास पैसे भी नहीं है लेकिन वो बहुत नीड में है, तो क्या आप उसका ऑपरेशन करेंगे? क्योंकि आपके हॉस्पिटल कुछ क्राइटेरिया तो होंगे, सर्जरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो मनी लगती है, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? आप बोलेंगे नहीं क्योंकि फीस नहीं है तो नहीं करना। कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैं ऐसा नहीं है, फीस कम कर देंगे, फीस बाद में देना हम कर देंगे। अगर कुछ कंडीशन ऐसी है कि फीस भी है पैसे भी हैं, क्या अगर उस टाइम पर आपके जो कोई फेवरेट पर्सन है फैमिली में, लाइक फादर है, फादर का बर्थडे आपको सेलिब्रेट करना, तो उस टाइम पर अगर आपको ऑपरेट करने जाना हो पूरी रात भर के लिए, या आपने 2 दिन तक सोया नहीं था लगातार और उसके बाद नाइट को फिर से काम आ गया और फिर से आपको ऑपरेट करना है, तब तो ऐसा होगा ना कि क्यों मैं डॉक्टर बन गया, क्यों मैंने ऐसा कहा कि लोगों की हेल्प करूंगा? कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा। तो अभी आप छोटे हैं, अभी आप 11th-12th में ही हैं, लेकिन जैसे बड़े होंगे, जब आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब आप एक डॉक्टर बनेंगे, आपके अंदर से एक जेहन से एक ऐसी आवाज आएगी कि एग्जैक्टली आप अपना जो कैपेसिटी है उसको आप दूसरे लोगों की हेल्प जब करते हैं उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसमें ज्यादा सुकून मिलता है। क्लियर? तो अगर इस चीज को आप रियलाइज करें और एम करें कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप यकीन रखिए कि आपको डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर? तो पहली बात, अपने हार्ट में, अपने दिमाग में एक ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू बी डॉक्टर, और उस एम को लेकर अगर आप स्टडी करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप श्योर अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। नॉट ओनली अ डॉक्टर बट अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। ठीक है? अब ये जर्नी जो स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द नीट का फुल फॉर्म ऑलरेडी आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस नीट स्टैंड फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये एनटीए के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर बायोलॉजी का क्या रोल है? क्योंकि जब हम किसी चीज को ऑप्ट करते हैं, अगर आपने ये तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मुझे नीट को क्लियर करना है, तो उसमें आपने ये भी तो देखा होगा कि कैसे टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। तो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू 10 तक हो सकता है कि सभी लोग फैमिलियर ना हो एमसीक्यू लेकर। एमसीक्यू दैट स्टैंड फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम 1 बाय 1 हम इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको सिखाया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है। बायोलॉजी में एक होता है दैट इज द ज़ूलॉजी, और दूसरा जो होता है दैट इज द बॉटनी। ठीक है? तो ये 2 अलग अलग हैं। अब 4 अगर सब्जेक्ट हैं तो कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो ये भी आपको मालूम होगा, 45 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट। तो 45 ईच अगर है, इसका मतलब 4 अगर सब्जेक्ट हो गए, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 180। और अगर एक क्वेश्चन के लिए जो अवॉर्डेड मार्क्स हैं दैट इज 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 720। लेकिन अब इस 720 में आप ये देखिए कि आपको कितने मार्क्स लाने से कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपने पूछा होगा, पता किया होगा, आपने देखा होगा कि कैसे इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं, है ना? तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। अभी सर ने भी आपको ये चीजें समझाई हैं। मेरा कंसर्न क्या है? मेरा ये कहना है कि इस 720 में इसका अगर हाफ कर दें तो हाफ इज इक्वल टू व्हाट? 360। एंड दिस 360 मार्क्स इज अलॉटेड टू दिस बायोलॉजी। तो इस बायोलॉजी के लिए आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 360। तो आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्टर बनना चूज किया है
तो बहुत ज्यादा आपको किस पे परफेक्ट होना पड़ेगा। पढ़ना सभी, बायोलॉजी। बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन परफेक्ट, क्योंकि फिजिक्स का एक क्वेश्चन बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन के बराबर हो सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ये 0.5% जो है, 50% जो कि किसको अलॉटेड है, बायोलॉजी को है, इसमें परफेक्ट नहीं होंगे तो कैसे फिर डॉक्टर बनेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस 360 में आप ज्यादा से ज्यादा 300 प्लस एनी हाउ गिरी हालत में आप ट्राई करें कि आपके 300 प्लस मार्क अचीव। क्लियर? तो पहला दिमाग में क्लियर हुआ। तो आपको उसी जोर के साथ, आपको उसी फील के साथ इस चैप्टर को पढ़ना होता है। तो यहां पर ये जो बायोलॉजी मैंने लिखा है, इसको मैंने दिखाना चाहा है कि दिस बायोलॉजी एग्जैक्टली हैज अ 2 ब्रांच, वन इज जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड द सेकंड इज द बॉटनी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो zoology क्या होता है, बॉटनी क्या होता है। 45 questions will be asked from the zoology. Similarly, this 45 questions is allotted for the 180 marks. Similarly, the botany में भी 45 questions रहेंगे and the same 180 marks will be allotted for the that same. तो total मिला के आपके पास 360 marks हैं। What is biology? है ना, एग्जैक्टली आप जैसे बायोलॉजी बोलते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, बायोलॉजी। तो यहाँ 2 वर्ड हैं, वन इज द बायो एंड द सेकंड इज लॉजी। आप ये भी जानते हैं कि लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी भी, क्योंकि बायोलॉजी में लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स कम से कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी में लैंग्वेज को ध्यान रखते हैं तो आप जैसे यहाँ पर सीख रहे हैं लॉजी और सामने क्या लिखा है, बायो। तो इस वर्ड की खुद की एक मीनिंग है, आपको मालूम होना चाहिए कि बायो दैट सिंपली मीन्स व्हाट, लिविंग्स। जो भी लिविंग है उनको हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, बायो, और इनकी स्टडी क्या कहलाएगी, लॉजी। ठीक है, समझ में आया। अगर मैंने कहा कि फॉसिल के लिए हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं पैलेंटियो, देन उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, पैलेंटियोलॉजी। अगर हम टिश्यू की जब स्टडी करते हैं और टिश्यू को हम अगर हम कहें हिस्टो, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी। तो जरूरी ये नहीं है कि जितना मैं सिखाऊं उतना ही आपको याद रहे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से रीड किया जाता है, व्हाट इज द एक्चुअल लैंग्वेज, तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चंस को भी आंसर देने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस आइडिया, उस कॉन्सेप्ट को लर्न किया है। समझ में आया? तो इसी तरीके से लर्न करने का भी तरीका होना चाहिए। आप तक जो अभी 10 तक जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जो हम आप लोग को टाइम टू टाइम बताएंगे। तो एक नए सिरे से, एक नए तरीके से आपको कुछ नई चीजों, नई टेक्निक्स को अपनाते हुए इस एग्जाम करना है। तो जैसे मैंने सिंपली से बताया कि व्हाट इज बायोलॉजी इज एक्चुअली मिक्स ऑफ 2 टर्म, द बायो एंड द लॉजी। बायो व्हिच मींस लिविंग, लॉजी स्टडी करना। तो लिविंग की स्टडी करना क्या हो गया, बायोलॉजी। सिंपल सा आंसर जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। द आंसर इज व्हाट, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपके हाथ ऐसे हो जाना चाहिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि यस, इसका आंसर आपको मालूम था ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो एक साथ बोलेंगे तो मेरे कान 2 ही हैं और वो भी बहुत पुराने हो गए, तो एट ए टाइम मैं सुन नहीं पाऊंगा। इसीलिए जो तरीका है उसको फॉलो करें और उस तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, विजिबल है ना, नॉन लिविंग। तो अभी हमने कहा लिविंग और हमने कहा स्टडी, लेकिन क्या हमने सोचा कि लिविंग क्या है। तो अगर 2 वर्ड है, नॉन लिविंग, लिविंग, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अगर मीडियम को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप, आई थिंक ये आप अच्छे से जानते हैं ना, लिविंग बहुत कोई खासा इंग्लिश का बड़ा टर्म नहीं है, सभी जानते हैं लिविंग का मतलब क्या होता है। अब इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ कि कौन बता सकता है लिविंग का मतलब क्या है। वेरी गुड, है ना, मुझे एक हाथ दिखा जो हमेशा की तरह इस बार ऊपर है, पूर्णिमा, और बाकियों के हाथ नहीं दिखाई देते मुझे ऊपर, या तो उनको फंक्शन नहीं मालूम किस तरीके से हाथ ऊपर करते हैं। अच्छा, हवा में ऐसे दिखाना है, कैमरे में ऑन
ठीक है, वहां एक फंक्शन भी है, एक टाइम के बाद आप सीख जाओगे। दिस माउस, ये अगर एक माउस है, माउस एग्जैक्टली रैट वाला नहीं, ये कंप्यूटर वाला माउस है, दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। कहीं लिखा तो नॉन नहीं? लिविंग। अच्छा, कुछ ढूंढना पड़ता है, कहीं लिखा है नॉन लिविंग? ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे। नहीं। दिस इज द रिमोट, क्या यहाँ पर ये क्या है, नॉन लिविंग लिविंग। और नॉन लिविंग? यस नॉन लिविंग। कहाँ लिखा है? ढूंढना पड़ेगा, इसके पीछे खोल के देखना पड़ेगा लगता है। नहीं मैं क्या हूँ, लिविंग नॉन लिविंग? लिविंग कहीं लिखा है? नहीं कोशिश बात करें, आप लोग तो काफी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। अगर मैं थर्ड क्लास के बच्चे से पूछूं, ठीक है? अच्छा, कोई यहाँ पर किसी का माइक ऑन है और बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रही है ना, तो अगर आपके बैकग्राउंड या सराउंडिंग में डिस्टरबेंस है, उस कंडीशन में साउंड का वॉल्यूम कम रखें या फिर माइक को बंद कर दें, ठीक है? अदरवाइज बाकी लोग को भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि अगर सेम क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि मैं लिविंग हूं या नहीं, या रिमोट लिविंग है या नहीं, या जो एक माउस आपको दिखाया वो लिविंग है या नहीं, इस चीज को अगर मैं किसी थर्ड क्लास के बच्चे से पूछूं, कितने लोग अग्री करते हैं कि वो सही आंसर देगा? अभी थर्ड क्लास का बच्चा जानते हैं ना, कितने साल का होगा? 7-8 साल का। हाँ, अराउंड 7, 8, 9, 10 ईयर्स का होगा। तो उस बच्चे को पूछेंगे कि ये रिमोट लिविंग होता है या नहीं। हो सकता है लिविंग इंग्लिश नहीं समझ में आता, तो हम हिंदी में पूछेंगे ये जिंदा है या मरा हुआ है, तो क्या बोलेगा वो? नहीं, ये जिंदा नहीं है। मरा हुआ है सिंपल सी बात है। लेकिन क्या ऐसे अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूं कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, तो आई थिंक यू कैन राइट। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें, हाउ यू कैन डिफाइन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो थोड़ा सा अटक जाएंगे। अगर आर द पैरामीटर्स यानी क्राइटेरिया टू द लिविंग एंड नॉन लिविंग, भी आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे और लिख भी आएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट क्या है, हम समझते हैं इंटरनल वॉइस आती है, हमको लगा, मुझे पता था, लेकिन क्यों लगा? कैसे आपने एक नई चीज निकाली? मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। तो नॉन लिविंग लिविंग है ना, क्या है, इसी के बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, अभी थोड़ा ब्लर हुआ था। तो आपके सामने जैसे ये है, दिखाई दे रहा सभी को? जैसे वेरी क्लियर है ना, सबके आप लोग अभी आई थिंक इसी के थ्रू जुड़े हुए हैं हमसे। तो ये क्या है? मोबाइल। है ना, अब ये ऐसा नहीं कि ये सोनी लिखा हुआ है, ये भी दिख रहा होगा। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट मोबाइल। ये वाला तो आपको मॉडल ही मालूम हो गया होगा, ये तो दिख ही रहा है। एप्पल 11। ठीक है, देखो मैं तो पूछा नहीं कि 10 है कि 9 है 11 है, आंसर भी आ गया मुझे 11 है ना। लेकिन अभी आगे क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर नहीं मिलेंगे, ये चीज एग्जाम में आएगी एप्पल, है ना। लेकिन हम जो पूछेंगे ना लिविंग नॉन लिविंग, वो एग्जाम में नहीं आने वाली। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज है, इसको हम मोबाइल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लिविंग है, इज दिस लिविंग? नो। नो नो वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ तो आपने मतलब देखा होगा, हाँ ये लिविंग क्या हो गया, क्यों नहीं है लिविंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने ये देखा दूसरा, ये इसका भी मॉडल बता दीजिए कौन था, शॉप वाला है ना। तो ये कौन सा है ना, ये मैकबुक नहीं है, ये सिंपल लैपटॉप है। ठीक है, तो ये लैपटॉप जो है, ये लैपटॉप, क्या इसके लिए भी सेम क्वेश्चन पूछे कि ये लिविंग है? नो 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 कितने इंटेलिजेंट हो, सोचो अब। भाई जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबके राइट आंसर दे रहे हो। नो। सही है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे। तो ये एक ह्यूमन का एग्जांपल लेने के लिए मैंने लिया है, नाम लिखा है इनका अब्दुल कलाम आजाद। अगर इसके लिए क्वेश्चन पूछूं कि इज दिस लिविंग, है ना, अभी तो जानते हैं कि दिस इज अ लेट पर्सन, लेकिन ये ह्यूमन का एक एग्जांपल लेना चाह रहा था मैं। तो ह्यूमन लिविंग है ना नॉन लिविंग है? ऑफ कोर्स लिविंग है। ठीक है, तो ये भी आपको बन गया। वेरी गुड। अब ट्राई करते हैं कुछ अननोन जैसा, है ना, और कोई फैमिलियर नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे तो हर कोई मतलब जानते हैं, ओशियन में नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लैनेट है। तो आप कभी भी गए होंगे
लेकिन टेलीविजन के थ्रू हमने देखा है। ये दिखाई दे रहा सभी को? दिया क्या है? शार्क, वेल, वेल, वेरी गुड। ये क्या था? वेल है, वेरी गुड। ये वेल है यानी एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी आप जानते हैं। ये वेल है, ये शार्क नहीं है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसके लिए मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड दैट इज, क्या ये लिविंग है? यस, यस, ये भी लिविंग है। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, दूसरे कुछ दिखाते हैं आपको। ये देखा है? ऑक्टोपस। श्योर? क्या लिखा है देखो? दिस इज ऑक्टोपस, दिस इज स्क्विड। है ना? तो यही डिफरेंस है। धीरे जैसे, क्योंकि जो है आप देखते हैं, जानते हैं, लेकिन बढ़ता है आप और डिटेल में जानते हैं तब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिस इज सर, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, अटक रही। देखो इसमें भी एक बात है, सभी को साउंड नहीं आ रहा अलग बात है, और कुछ को साउंड आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा। जिनको साउंड नहीं आता, एक्चुअल प्रॉब्लम है नेटवर्क। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करना है, रुकना है। अगर कंटिन्यूस साउंड नहीं आता, उस कंडीशन में आप लीव करेंगे, दोबारा से एंट्री करेंगे, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। लेट्स सी। ये जो दिख रहा है, ये आप पहले फैमिलियर नहीं थे। मैंने इसको बताया कि दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्क्विड। हम एनिमल किंगडम में डिटेल पढ़ने वाले हैं, है ना? आपको सब ये सीखना है। अभी हम जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर इसके लिए भी क्वेश्चन सेम पूछा जाए, क्या ये लिविंग है? इज इट लिविंग? यस, पहले आप ऑक्टोपस कह रहे थे, मैंने आपको नई चीज सिखाई कि स्क्विड है, लेकिन फिर भी आप कैपेबल हैं, आप ये बता पा रहे हैं कि लिविंग। बता पा रहे हैं ना, जबकि अभी तो स्क्विड है नहीं मालूम था ना। पहले से आप जानते हैं शार्क है, वेल है, तो लिविंग है, लेकिन ये तो नहीं पहचान रहे थे। लेकिन आपको ये मालूम है कि लिविंग है, मतलब तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बता सकता है कि लिविंग है या नॉन लिविंग। क्या है बताओ? लिविंग है। स्नेक। वेरी गुड, सभी स्नेक। कुछ लोग तो डर रहे हैं, डरो मत, ये निकलने वाला नहीं है ना, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है, क्या ये लिविंग है? नॉन लिविंग। स्नेक नॉन लिविंग होते हैं? सर नॉन लिविंग नहीं होता, बट वो अभी डेड है। कौन बोल रहा है डेड है? नाम बताएं अपना। वेरी गुड। हो सकता है आपने जैसे देखा, आपने कहा कि ये एक लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस कंडीशन में क्या है? ये एक डेड स्नेक है। तो जो जिसने ये मुझे बताया, उस ग्रेट पर्सन का मैं नाम जानना चाहूंगा, जिसने फोटो देख के बता दिया कि ये डेड स्नेक है ना। स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। तो मैं उस सर्पेंटोलॉजिस्ट से मिलना चाहूंगा, उसका नाम जानना चाहूंगा। किसने बताया था कि डेड स्नेक है? कैन यू प्लीज टेल योर नेम? सुचीता। सुचीता, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। है ना? तो ये डायग्राम से समझ में आ गया आपको कि ये डेड है। तो मैं यही बोलने वाला था। कुछ लोग बोलेंगे कि ये लिविंग है, लेकिन इस कंडीशन पे ये मरा हुआ है। लेकिन क्या लिविंग है या नहीं? लिविंग तो है, डेड है लेकिन लिविंग है। अब यहां पर इसको देखो, कितना मजे से हो रहा है। खाएं क्या इसको? ठीक है, ये बताओ, सेम क्वेश्चन अगेन। द क्वेश्चन इज दिस लिविंग? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर होना चाहिए। लिविंग है या नहीं? नो। क्या हुआ? सर्पेंटोलॉजिस्ट हो, यहाँ डॉग के बारे में स्टडी करो। नो सर। नो मतलब क्या? लिविंग है या नहीं है? नॉन लिविंग में वो नॉन लिविंग है, लेकिन ये सो रहा है, मरा हुआ नहीं है। डिफरेंस देखो। स्लीपिंग डॉग,
सो रहा है, उसके पहले मैंने आपको स्नेक दिखाया, वो मरा हुआ था। लेकिन दोनों किसको बिलोंग करते हैं? है तो लिविंग। स्टेज अलग हो सकती है। सपोज जैसी एक बच्चा या आप भी जैसा ऑब्जर्व करते, मैंने पूछा मैं लिविंग और नॉन लिविंग है, उसने देखा मुझे, बोला ये तो हिल रहा है, ब्रीदिंग हो रही है। मैं अगर शांत भी रह जाऊं, एटलीस्ट जस्ट में एक मूवमेंट आएगा ड्यू टू ब्रीदिंग, उससे समझ में आएगा ये Yes. जिंदा है, भलाई कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। लाइक स्लीपिंग डॉग, मरा हुआ डॉग नहीं कहा, क्योंकि अगर ये लाइव रहता तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये ब्रीथ कर रहा है। ब्रीथ कर रहा है मतलब उसके चेस्ट में मूवमेंट आ रहा है, इसलिए वो क्या है? लिविंग। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ आंसर्स हैं, यू कैन ऑलरेडी एट द स्टेज वेयर यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द थिंग इज और नॉन लिविंग। लेकिन अगर यही मैं क्वेश्चन बना के पूछ लूं कि आपको 5-6 पॉइंट बताने हैं जिस बेस पर आपने ये कैलकुलेशन किया था कि लिविंग है नॉन लिविंग है, तो आप 5-6 आंसर नहीं बता पाएंगे। एक बताएंगे, दो बताएंगे, 3 बताएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। जिन्होंने 11th क्लास पढ़ा है वो बता पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वो इसी से रिलेटेड है, द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो ऑलरेडी मुझे बताएं, फटाफट गिनाएं मुझे 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और the 5 parameters where you can differentiate the thing is whether living or non-living. Who is going to answer? Breathing. I'm waiting. I'm waiting for the answer. The first is Living thing, breathing. breathing. Yeah. Okay. I'm stopping my breathing. मुझे बताना कि अगर मैं 2 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग स्टॉप कर रहा हूं, मैं लिविंग हो गया नॉन लिविंग का? हो गया सर नर्व्स। मुझे बताओ कि 2 मिनट के लिए मैं लिविंग था नॉन लिविंग था? क्या मैं डेड हो गया? No. नो। नो। चलो No. सीख लिया हमने। ब्रीदिंग एक पॉइंट आया। Metabolism. Sir, metabolism. वेरी गुड, मेटाबॉलिज्म। पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस मेटाबॉलिज्म? कौन बताएगा? जिसने मेटाबॉलिज्म बोला है ना वही डिफाइन करेगा। क्या मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का? Breaking of molecule and synthesis of new molecules. वेरी गुड, है ना। लेकिन दो चीजें हो गई। मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली कंप्राइज ऑफ 2 थिंग, वन इज द एनाबॉलिज्म, Catabolism and anabolism. वेरी गुड, और सेकंड इज द कैटाबॉलिज्म। तो मैंने क्वेश्चन किसके बारे में पूछा था? मेटाबॉलिज्म के बारे में। आपने आंसर क्या दिया? दिस प्लस दिस। बात एक ही है, वहां के पकड़ना, लेकिन क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर। मेटाबॉलिज्म का मतलब मुझे नहीं आया। आपने डिफाइन क्या किया? मीनिंग ऑफ एनाबॉलिज्म एंड द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म। यही डिफरेंसेस, कितने माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस अगर आप कर पा रहे हैं, देन यू आर रेडी फॉर द नीट। क्वेश्चन साइकोलॉजिकली बेस्ड होते हैं कि कहां पर आपको थोड़ा घुमाया जाए और आपका आंसर लॉन्ग हो जाए, आपको लगे यही तो आंसर है। जब ऐसा लगेगा कि यही आंसर है, व्हिच मींस यू आर श्योर, आप क्या दोबारा से सोचेंगे कि कोई दूसरा आंसर हो सकता? नहीं। तो साइकोलॉजिकल डिजाइन क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑप्शन देख के ही आपको लगे कि यही आंसर है, आप दूसरे ऑप्शन को सोचे ना और आपका आंसर गलत हो जाए। टफ नहीं पूछना है। टफ क्वेश्चन कुछ रहेंगे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं रहते, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो इस तरीके से डिजाइन रहेंगे जिनको हम बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। तो ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपने ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन देखा, आपको लगा ये आंसर है, आंसर किया, आगे बढ़ गए, दिमाग में दूसरा थॉट आया ही नहीं कि इसका कुछ दूसरा आंसर हो सकता है। इनको सोचना है। ये कीन ऑब्जर्वेशन आपका रहना चाहिए, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। और अभी आपने बोला क्योंकि ऑलरेडी 11th क्लास, आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। बट क्या आप मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं? कैन यू सी द मेटाबॉलिज्म? और क्या यहां पर आपने आंसर देते समय इसका मेटाबॉलिज्म देखा था? This metabolism is visible or invisible? Invisible. Invisible.
ये तो बुकिश आंसर हो गया, प्रैक्टिकल आंसर नहीं है ना। थर्ड क्लास के बच्चे को जब पूछूंगा वो ऐसा आंसर नहीं कर सकता कि सर मैंने इसको लिविंग बोला था ऑन द बेसिस दैट आई नो दैट ही परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। तो पहले आपको वही पैरामीटर्स या जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद अगर वो नहीं है तो दूसरा क्या आना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो तीसरा क्या आना चाहिए, फिर तीसरा अगर सूट नहीं हो रहा तो चौथा क्या आना चाहिए। There are 12 parameters. How many? In the first chapter of the biology, the living world, you have already learned, जो कि 11th पास कर चुके हैं, 12 पैरामीटर्स जिस पे हम डिफाइन करते हैं कि थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है, और उन्हीं 12 में से मैं सिर्फ 5 पूछ रहा हूं, वो भी एक ऑर्डर में आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर अपना नाम बताऊंगा तो पहले मैं बता दूंगा कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं अपना सरनेम बताऊं, उसके बाद मैं अपना नाम बताऊं। क्या हुआ, इंफॉर्मेशन तो गई लेकिन सीक्वेंस में नहीं गई, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकली। तो यही डिफरेंस है। तो जब भी आप भी ट्राई करें, देखो मैंने कहा था कि आपको तकनीक बदलने की जरूरत है, टेक्निक्स और जो तरीका है वो सीखना है, तो इसीलिए कीन ऑब्जर्व करें और पॉइंट टू पॉइंट और उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप आंसर करें। ठीक है, ब्रीदिंग में मान लेता हूं एक पैरामीटर है क्योंकि ब्रीदिंग दिखता है, दिस इज ऑब्जर्वेबल, बच्चा भी देखेगा कि इसके चेस्ट में मूवमेंट है, ये लिविंग है। मेटाबॉलिज्म को भी मैं साइड में रखता हूं। लाइक मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर ये फैन घूम रहा है तो वो भी कैसे घूम रहा है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। अगर कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मूव या चल रही है, उसमें पेट्रोल या डीजल लगता है, वो भी तो उसका मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी सोर्स है ना, उस बेस पर तो वो भी लिविंग हो गई। और क्राइटेरिया बताओ मुझे। लोकोमोशन, अगर कोई हिल रहा है डुल रहा है तो क्या होगा, लिविंग होगा, लोकोमोशन। और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट, इस बोर्ड को मैं मारूं एक बार, आवाज निकलेगी? नो। दूसरी बार मारूं, क्या आवाज निकलेगी कि बचाओ मुझे, हेल्प? नो। लेकिन मेरी तरफ अगर आप कोई पत्थर फेंक के मारेंगे, मुझे लगेगी, चोट होगी। दूसरी बार मारेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये फेंक के जो मारा जा रहा है वो पत्थर है, मुझे हटना पड़ेगा। This is called sense to external environment. इसका मतलब हमारे अंदर ये सेंस होते हैं, कॉन्शियसनेस, अपने सराउंडिंग में हम जो बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम जज कर सकें कि ये हमारे फेवर में या फेवर में नहीं है, नुकसानदायक है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड द सेंस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सेंस करने की कैपेसिटी, ये हमको लिविंग और नॉन लिविंग से अलग करती है। दिस यू कैन से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप भी लिविंग है नहीं लिविंग है, ये अगर डॉग था इसको हम करके देखेंगे ना, सो रहा है, अगर हमने इसको कुछ किया, स्टिमुलेट किया, उठ जाएगा। स्टिमुलेट करने के बाद भी नहीं उठा तो हम बताएंगे अरे बेहोश हो गया, मर तो नहीं गया, फिर चेक करना पड़ेगा। जैसे स्नेक, आपकी क्लास में अगर स्नेक निकला है, लोग दौड़ भाग कर लें। कुछ रहते हैं ना बदमाश बच्चे, वो चाइनीज वाला स्नैक नहीं होता, प्लास्टिक वाला जो ओरिजिनल दिखता है, उसको क्लास या डेस्क के पीछे डाल देते हैं। पहली नजर में तो डरेंगे, अगर उससे नहीं डरे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर जो लिजार्ड होते हैं छिपकली, उसका अगर डमी क्लास में छोड़ दो, पूरी गर्ल्स डेफिनेटली डरेंगे, है ना। स्नेक से नहीं डरेंगे लेकिन छिपकली कॉकरोच से पक्का डरेंगे। तो जैसे पहली नजर पड़ी डरे, लेकिन उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आया तो दिमाग में क्वेश्चन है किसने बदमाशी किया है, ये पक्का प्लास्टिक का होगा। तो फिर कुछ लेंगे लकड़ी या कुछ ऐसा और उसको हम टच करके देखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अगर वो मूव करता है मतलब एक्चुअल था, लिविंग था। अगर वो कोई लोकोमोट नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, नॉन लिविंग। फिर आप पास से जाकर उसको देखेंगे, ये ओरिजिनल जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसके कलर, उसका टेक्सचर दिख रहा है। फिर दिखा करे शाइन कर रहा है तो प्लास्टिक जैसा दिख रहा है, फिर उठा लिया, अरे कुछ नहीं है, ये तो मैं पहले से जानता था, ये डराने का तरीका है। इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं। एक ही बार में ऑब्जर्व करना और डिसीजन लेना कुछ टाइम, कुछ मोमेंट पे पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स हो गए, आगे हम बढ़ते हैं और इनको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा
अब यहाँ पर वापस में, ये मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन रखा कि हम क्या जानते हैं, स्पीकर बंद करने के लिए बोलो। करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप जानते हैं आप, एमसीक्यूज। इसको हम और क्या कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आप जानते हैं, जो अभी हमने सीखा, उस बेस पर आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आपके सराउंडिंग से काफी मुझे आवाजें आ रही है ना, तो प्लीज वो जो आपका माइक है उसको म्यूट रखें, क्योंकि बाकी लोग जो सीरियस होके पढ़ रहे हैं ना, उनमें डिस्टरबेंस होता है। और स्टडी इट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप, पूजा की तरह होती है पढ़ाई करना। तो इसमें बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो और 2-4 लोग को दिखाएं। एग्जैक्टली जितना आप सीरियस लेंगे उतना आप अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा नीट है उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं आने वाले। यहाँ पर क्या आएंगे, सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप। तो सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप, इसको दूसरे फॉर्म में हम बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए एक एग्जांपल के बेस पर लिया है। द क्वेश्चन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। क्वेश्चन क्लियर हुआ? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कंप्लीट है? क्या इतने पे आंसर दे सकते हैं? नहीं, स्टिल कुछ पार्ट बचा है। वो पार्ट क्या है? दैट इज इन द ऑप्शन। ऑप्शंस कुछ ऐसे रहेंगे। पहला ऑप्शन ए है, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। द सेकंड ऑप्शन बी, they share common genetic material but to vary degree, while the third is, एक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाँ, third is all have the common cellular organization and the D is all of the above। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ी देर खड़े हो जाता हूं, या फिर इसको अगर किसी ने देखा नहीं है मैं रेज कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अब ये 4 ऑप्शन ध्यान रखें, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन है। लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पार्ट क्वेश्चन नहीं है, these are options, the part of question। इसी को आता तुम्ही किती सांगत तुझं तर स्वतःहून म्हणाले पाहिजे, काही शरम कर, शरम। कौन अपना माइक रखा है, घरेलू बातें भी हो रही हैं, थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज मैं यहाँ से म्यूट करूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। खाऊन काही डिसअपॉइंट करत राहायचं का बेवकूफ व्हायचं? सर आपच करो, अजून ठेका घेऊन त्याला असं पॅरेंट्सला डिसअपॉइंट करायचं आणि पाहिजे तू मतिमन। सबको मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बात कर रहा था कि ये अगर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के साथ ये गिवन ऑप्शन जो है, दिस आर द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। लेकिन इन चारों में से ढूंढना है, वो आंसर होगा। आपने देख लिया होगा शायद, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, क्वेश्चन क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अदर बिकॉज, क्योंकि। द राइट आंसर इज बी, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू वेरिंग डिग्री। कॉमन जेनेटिक मटीरियल लेकिन अलग अलग उनमें कुछ लेवल हो सकता है, वेरी कर सकते हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर हुआ। तो देखो, B is also part of question, but now it has come an answer। MCQ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसके साथ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर एक्चुअल द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन बिना ऑप्शन के बनेगा नहीं, लेकिन वन ऑफ द ऑप्शन इज योर आंसर। कुछ जगह पे हो सकता है कि ये भी आंसर लगेगा, ये भी आंसर लगेगा, हो सकता है दिया हो कि बी एंड सी ऐसा दिया हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ जगह पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बी इज मोर करेक्ट और द सी इज मोर करेक्ट। लाइक अगर मैं हूं, क्वेश्चन इज हु यू आर, फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन, सेकंड ऑप्शन इज महाराष्ट्रियन, थर्ड ऑप्शन समथिंग, कुछ सिटी का नाम ले लिया, ऐसा कुछ नाम ले लिया, तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे, इंडियन। एट द सेम टाइम, क्या आप जिस स्टेट में रहते हैं, क्या आप उस स्टेट को बिलोंग नहीं करते? क्या आप जिस सिटी में रहते हैं, क्या आप उसको बिलोंग करते हैं? क्या आप कास्ट है आपकी, क्या उसको बिलोंग नहीं करते? तो पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शन जरूरी नहीं है कि गलत हो,
लेकिन उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का एक परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये नीट में स्पेशल आपको ध्यान रखना है। दोबारा मैं बोलूंगा कि बहुत क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग करने वाले बहुत ज्यादा रहेंगे। आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्या ये आंसर इससे बेटर है, और यहीं पर होता है ज्यादा टाइम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, उस कंडीशन पे आप जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने 2 या 5 मिनट लगाकर एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एक क्वेश्चन को बनाने में 2 या 5 लगा लिए, लेकिन उतने सारे क्वेश्चन 180 तो थे, उसमें तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना था, आपने वो टाइम कंज्यूम कर लिया और लास्ट में टाइम अप हो गया और 20 क्वेश्चन छोड़ दिया। क्या मायने रखता है? नहीं बन रहा था उसको छोड़ देना, या फिर एक टफ क्वेश्चन के पीछे भिड़े रहना और जो हो सकता था कि बन जाए उनको छोड़ देना। तो यहां पर इस स्ट्रेटेजी को आपको समझना है, आपको वेल प्लान करना होगा। वेल प्लान ऐसा नहीं कि मुझे समझ में आता है, यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी कि क्वेश्चन दिखा, मुझे विद इन टाइम उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं बन रहा आप उसमें मार्क करें, आगे बढ़ें, ताकि दोबारा अगर टाइम बचता है उसको दोबारा से एक बार रीलुक करें। अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब आप आंसर दे पा रहे हैं, आपका आंसर करेक्ट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे टाइम पे करें। तो कुछ क्राइटेरिया हो गए, आपको आंसर बनना चाहिए, आंसर परफेक्ट होना चाहिए, सारे क्वेश्चन के मोस्टली आंसर करेक्ट होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए। ठीक है, बहुत टाइम नहीं मिलेगा इतना कंक्लूजन निकालने के लिए। एक ये ऐसा टाइप हो गया। एम्स या फिर थोड़ा सा अगर हम नीट में ही बात करें, थोड़ा सा आपको ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उसी सिंपल क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है मैट्रिक्स मैच टाइप, और एक और टाइप होता है जिसमें आपको फाइंड द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने चाहिए। तो मैंने अभी उसको नहीं किया क्योंकि हमने बहुत छोटी सी बात पड़ी लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए वैसे क्वेश्चन नहीं मिले मुझे। लेकिन अभी देखिए उसी से जुड़ा हुआ मैट्रिक्स मैच टाइप, मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 labeled as A, B, C and D with those in column 2 labeled as P, Q, R, S। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए। आपने कहा कि पहले वाला क्वेश्चन वैसा था, सिंपल पढ़ो, ऑप्शन में ढूंढो, आंसर कर दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप हो सकता है इसका आंसर दे पाओ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जितना इजीली, जितने कम टाइम और जितने परफेक्शन के साथ आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखें, अगर आप फैमिलियर होते हैं, आपको पहले से मालूम है, आप जैसे देखेंगे अच्छा मैट्रिक मैच, क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? आपको मालूम है एक क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आप पढ़ने में वेस्ट नहीं करेंगे, आप देखेंगे, आपको मिलाना है बस। ठीक है, मिलाओ, आंसर बताओ मुझे, क्या होगा आंसर? डी। ए वीट, उसका क्या होना चाहिए? एस। वेरी गुड, ऑयल्स। उसके बाद बी का क्या होना चाहिए? आर। आर, सैपोनिडेल्स। वेरी गुड। उसके बाद सी का क्या होना चाहिए? क्यू। क्यू, डिप्टेरा। वेरी गुड। एंड डी जो बच गया, उसके लिए जानने की जरूरत नहीं, उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आप जैसे देखेंगे ए के लिए कंफर्म है आप, क्या? एस। आप देखो चारों ऑप्शन में ए का आर दिया है, कट। ए का आर दिया है, कट। इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके लिस्ट से गायब हो गए क्योंकि आपका एक कंफर्म था ए एस है। भले आप बाकी में भूल रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कंफर्म था, आपने मैच किया, 2 ऑप्शन। अब आपको दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। बी के लिए क्या है? बी के लिए क्या था? आर। आपने देखा अरे यहाँ पे भी आर है, इसमें भी आर है, बात नहीं बनी। अब आपको तीसरी इंफॉर्मेशन भी फुल प्रूफ करनी पड़ी। सी के लिए क्या है देखते हैं। सी के लिए याद नहीं आ रहा मुझे सी के लिए क्या था, लेकिन डी मैन के लिए बहुत इजी है। हो सकता है आप उल्टा भी पढ़ते हो। डी मैन के लिए क्या है यहाँ पर? प्राइम मेटा। ठीक है, हो सकता है उल्टा जब पढ़ रहे थे आपने देखा कि डी का ये क्यू क्यू, डी का पी, एक ही तो दिया है, ज्यादा फास्टर आंसर कर पाते हैं। आंसर 3 केस में राइट हुआ, लेकिन लास्ट वाला केस जब आपने उल्टा पढ़ा
और उल्टा पढ़ा उसमें क्या था, डी मैन प्राइमेटा, सबसे ज्यादा इजी, क्योंकि इस डी में भी अलग है, इस डी में भी अलग है, इस डी में भी अलग है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पर डी का क्या था, पी, एंड व्हिच वाज मोर कंफर्म्ड, आप ज्यादा उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के कारण होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बनेगा नहीं, क्वेश्चन इजी है, लेकिन कितना फास्ट बना पाते हैं ये प्रैक्टिस करने से होगा। एक आइडिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया ना, कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद इसका आंसर जो हमने किया था दैट इज बी, वो बिल्कुल सही था, आपने सही बताया था। आगे हम बढ़ते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद दिमाग में कंफ्यूजन तो होता है ना, दिमाग ऐसा पूरा भागने को होता है कि मतलब करना क्या है, सर ने इतनी सारी बात बता दिया, किस तरीके से करें। कोई भी चीज एक बार में नहीं होती, उनको कहीं अगर पहुंचना है तो कहीं पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, स्टेप्स होते हैं ना। अगर आपको नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर में जाना है तो क्या एकदम से छलांग लगा के चले जाओ, नो, आपको पहले स्टेप पे जाना है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कई बार हम जंप करने के लिए 1 से 3 में कर देते हैं, लेकिन 1 से 4 में तो जंप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सक्सेस के लिए आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो ये कंफ्यूजन आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल निकाल के फेंक दो, नहीं कोई मतलब नहीं है इसका, हम इसे अवॉइड करेंगे। एग्जैक्टली क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका गोल बहुत बड़ा है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और नीट में अगर आप थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जाने तो कितने मेडिकल कॉलेज हैं, देयर आर 65,000 सीट्स प्राइवेट और मेडिकल मिला के, और हर साल लगभग मिनिमम 15 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो 15 लाख जब अप्लाई करेंगे और कितने लोग को सीट मिलेगी, 65,000, लाख और 1000 में कुछ तो डिफरेंस है, और उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाए तो हो सकता है कुछ पर्सन जो है, कुछ स्टूडेंट दे आर फाइटिंग फॉर द 1%। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ एक रेस है, रेस में जो आगे रहेगा उसको चुन लिया जाएगा। दिस इज नॉट फॉर द एलिजिबिलिटी, लाइक आप जो 8, 9, 10th में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके 40% के ऊपर आए मतलब पास, यहाँ पास फेल नहीं है, आपको दौड़ लगानी है और दौड़ में सबसे आगे रहना है, एग्जैक्टली 65,000 के बीच में रहना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो इतना वाइड जो गोल है, इस गोल को एकदम से अचीव नहीं किया जा सकता ना, इसमें पेशेंस आपको दिखाने हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ लर्न करना है, अच्छी बातों को अपनाना है, जो आपको लगता है हिट एंड ट्रायल करें, आप तरीके अपनाएं, मुझे ऐसा करना ठीक लग रहा है, करें, उससे रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्रॉस, दूसरे तरीके से पढ़ें, उस एक्सपेरिमेंट से अगर आपका रिजल्ट बेटर हुआ उसको कंटिन्यू करें, नहीं हो रहा ड्रॉप, तीसरा एक्सपेरिमेंट करें। और ये एक्सपेरिमेंट आप सिर्फ जब आप 11th क्लास में तब तक कर सकते हैं, तब तक आपको कुछ महीनों में लर्न कर लेना है, ताकि आप पूरा डिजाइन कर सकें कि आने वाले टाइम पे किस तरीके से आपको स्टडी करना है। तो टाइम कम है, एग्जैक्टली देखा जाए तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी है, उसके हिसाब से आपको खुद को नहीं मालूम कि आपका तरीका क्या है, आपको किस तरीके से जल्दी लर्न होता है, कि आपको सुनना पसंद है कि सर बोलते जाते हैं मुझे जल्दी लर्न हो जाता है, कि नहीं लेक्चर होने के बाद भी मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी तभी मुझे लर्न होता है। कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक मैं क्वेश्चन आंसर ना कर लूं तब तक मुझे लर्न नहीं होता है। तो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो पहले तो आपको अपने आप को पहचानना है कि आपकी वो क्या क्वालिटी है, किस तरीके से आपको लर्न करना है, और उस तरीके से हमारे साथ मिलजुल के घुमाएंगे। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे हम आपको जो कंपटीशन के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें मोल्ड कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या पढ़ते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, मैं अभी टाइम हो रहा है करके फटाफट दिखा रहा हूं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसा कुछ दिखाया जाएगा, है ना। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वी कैन डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दोज शेयरिंग द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये चीज ऐसा नहीं कि हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, दिस इज ओनली फॉर एन इंट्रोडक्शन। आज जो है हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आपको कुछ लॉस नहीं हुआ है। अभी अपने साथ और बच्चे जुड़ेंगे, मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा कि कितने टॉपिक्स हैं,
किस तरीके से हम 1 by 1 क्या करेंगे, कौन से टॉपिक पहले पढ़े जाएंगे, कितने टाइम के लिए पढ़े जाएंगे, आई गिव द फुल आइडिया। अभी हम जनरल देख रहे हैं, आपको भी आइडिया होना चाहिए किस तरीके से आपके पास नोट जाएंगे। ये ऐसा जो है ये हमारा तरीका होगा, लेकिन आपको साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट सेलुलर कॉम्पोजिशन। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सेलुलर कॉम्पोजिशन क्या होता है, बट यू डोंट नीड टू राइट दैट। उतना सब कुछ लिखने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान तो क्लास में रहेगा। आप सिर्फ नोट करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट सेलुलर कॉम्पोजिशन, और ये लर्न करें, और लर्न करने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आप शॉर्ट नोट उठाएं तो आपको ध्यान रहे। क्राइटेरिया क्या होता है, सेलुलर कॉम्पोजिशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने रहेंगे, सेल के बनेंगे, तो सेलुलर कॉम्पोजिशन होना चाहिए उसका, ठीक है। दूसरा, तो दूसरा पॉइंट नोट करेंगे मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, इसमें एनाबॉलिज्म क्या होता है ना, ये सब हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे मैं फटाफट ये पॉइंट दिखा रहा हूं, देन तीसरा पॉइंट क्या होगा, लेट्स सी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ। ग्रोथ ये एक ऐसा क्राइटेरिया हो जिस बेस पर हम बता सकते हैं कि थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो ग्रोथ के बारे में डिफाइन करेंगे। फोर्थ क्राइटेरिया इज व्हाट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये लिविंग है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, और एक्सक्रीशन की मीनिंग भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट, अगर यहाँ पर देखा जाए तो द फिफ्थ क्राइटेरिया इज रेस्पॉन्स, consciousness, external environment, this is the consciousness, that responsiveness क्या है वो देखेंगे। आपको लर्न करना है, बट यू नीड टू ओनली राइट दिस फिफ्थ, रेस्पॉन्सिवनेस। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद जो सिक्स्थ है, दिस इज द मूवमेंट। द मूवमेंट लिविंग है। मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, उस पर हम जनरल एक बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपने अभी कुछ पॉइंट्स देखे सभी ने पॉइंट देखे, yes. थे किस चीज के लिए थे, देखने के साथ इन चीजों को दिमाग में, ठीक है, इन चीजों को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अगर हम दूसरे मूवमेंट की बात करें, उसके बाद 7 रिप्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिप्रोडक्शन है तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, तो दिस इज द रिप्रोडक्शन। ये 7 पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जो अभी हमने देखा ना, उसको फटाफट देख लें तो ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला आप देख रहे हैं केमिकल लेवल, दिस इज केमिकल लेवल, मतलब बायोमोलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद सेलुलर लेवल होगा, जो भी आपको बताया गया, टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, एक इंडिविजुअल हो जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट आर द 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जल्दबाजी हुई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो हमने अभी सीखा, उसके बाद अगर आपको ये बताया जाए, देखो क्या था पहला, केमिकल, दूसरा क्या है, सेलुलर, है ना, तीसरा क्या है, टिश्यू, सेलुलर, टिश्यू, चौथा क्या है, ऑर्गन, वेरी गुड, पांचवा क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। क्या था ये, शॉर्ट नोट में तो आपने सिर्फ नाम हेडिंग लिखी ना, लेकिन अब हेडिंग लिखी, उस बेस पर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक वर्क प्रॉब्लम आपके लिए है, वर्क प्रॉब्लम इज व्हाट आर द 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको आंसर देना है, फर्स्ट इज केमिकल लेवल, सेकंड इज सेलुलर लेवल, थर्ड इज टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, एंड सिक्स्थ इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एटलीस्ट आज हमने ये सीखा कि 6 लेवल हमारे अंदर क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लूंगा। आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हाँ, बोले। थैंक यू सर। रोज का शेड्यूल टाइम टेबल चाहिए था। यस सर, शेड्यूल टाइम टेबल थोड़ा। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना। आपने जो व्हाट्सएप पे जो कनेक्शन लिया है ना, व्हाट्सएप पे जो आपको ग्रुप में आपने किया है, तो आपको जो भी शेड्यूल है वो आपको पोस्ट किया जाएगा, मीटिंग आईडी क्या रहेगी, इस सब की इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर आप रिसीव भी नहीं करोगे तो एक प्रॉपर कॉल भी होता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए,
हम आप तक जो भी इंफॉर्मेशन है पहुंचाते रहेंगे। ओके, Okay. थैंक यू ऑल, Yes, sir. बाय। Thank you.